हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारिया जनजाति के बारे में। हमने यूनिट 10 स्टार्ट की थी, उसकी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम पहली क्लास में वेगा जनजाति के बारे में, फिर दूसरी क्लास में हम कोल जनजाति के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। उसी तरह से आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारिया जनजाति के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, बहुत जल्द हम आपके लिए एमसीक्यू भी लेकर आएंगे इसके। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो आपका टेलीग्राम चैनल, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, वही आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं भारिया जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका मूल निवास कहाँ है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति किस क्षेत्र में या किस जिले में पाई जाती है, या कौन सा इनका निवास स्थान है। तो आपको याद रखना है जबलपुर, साथ ही साथ छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा तो इनका मुख्य रूप से जिला है। छिंदवाड़ा में भी आपको कहाँ याद रखना है, पातालकोट आपको याद रखना है। आप सभी ने इस नाम को सुना होगा। भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, पातालकोट। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपको पातालकोट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी जनगणना, ये कितना प्रतिशत इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कुल जनसंख्या का मतलब ओवरऑल जनसंख्या का ये कितना है, तो आपको याद रखना है 1,93,230 है। जो 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 सिर्फ जनजाति है, जनजाति का ये कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना है 1.26 है। ठीक है, मतलब ओवरऑल जनजाति की जनसंख्या अगर देखी जाए तो भारिया जनजाति कितनी है, 1.26 है। फ्रेंड्स, अभी हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, उस वजह से आपको योजनाओं की और एमसीक्यू क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। जैसी मैं ठीक होती मैं आपके लिए वो लेकर आती हूँ। तब तक आप अपनी भारिया जनजाति, मतलब जो आपकी जनजाति यूनिट 10, उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है जो एक कौन सी कितने नंबर पर आती है, तो आपको याद रखना है 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है। भारिया जनजाति 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है हमारी भारिया जनजाति है। ये जबलपुर छिंदवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन कटनी, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, सतना, डिंडोरी, सिवनी, होशंगाबाद, उमरिया, नरसिंहपुर में भी ये पाई जाती है। आपको याद रखना है छिंदवाड़ा में कहाँ पर, तो आपको तामिया क्षेत्र याद रखना है, और पातालकोट हमने जो आपको बताया वो प्रमुख स्थल याद रखना है, जहाँ पर हमारी भारिया जनजाति निवास करती है। हम बात कर लेते हैं पातालकोट है क्या। पातालकोट है क्या, तो आपको याद रखना है पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला कहलाता है पातालकोट। पातालकोट जमीन के अंदर लगभग 1200 मीटर गहराई में स्थित है। जो आपका पातालकोट है, जहाँ पर आपकी भारिया जनजाति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो 1200 मीटर गहराई में स्थित है। आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पातालकोट के दर्शनीय स्थल कौन से हैं। ये आपको इसलिए याद रखना क्योंकि नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। रातेल कहाँ स्थित है, कारियाम, चिमटी मार, दूधी गायनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, राजा खोह कहाँ है, तो ये सब आपको याद रखना है पातालकोट में है। और आपको साथ ही साथ जिला याद रखना है क्या, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला आपको याद रखना है। पातालकोट की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है, तो आपको याद रखना है दूधी नदी पातालकोट की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। आप देखना फ्रेंड्स, हम 15 मिनट से भी कम समय में आपकी भारिया जनजाति को कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वरूप क्या है भारिया जनजाति का। भारिया जनजाति का स्वरूप क्या है, तो आपको याद रखना है किस प्रजाति के लोग हैं, तो आपको याद रखना है द्रविड़ियन प्रजाति के लोग हैं। मतलब ये लोग द्रविड़ हैं। ठीक है, आपको याद रखना है द्रविड़ियन प्रजाति के ये लोग हैं। पूछा जा सकता है भारिया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है द्रविड़। ठीक है, रसेल और हीरा लाल है। इनके अनुसार भारिया और भूमिया एक ही जाति के नाम है। जो आपके रसेल और हीरा लाल हैं, ये कहते हैं कि जो भारिया है और भूमिया है एक ही जाति के नाम है।
जो भारिया कोलारियन है और मुंडा वर्ग के हैं। भारिया जो है वो कोलारियन और मुंडा वर्ग के हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट कैसी है, तो आपको याद रखना है मध्यम कद है, मतलब ना एकदम बड़ा है ना एकदम छोटा है, मीडियम कद के हैं। छरहरा बदन है, मतलब ये फुर्तीले बहुत हैं। श्याम वर्णी होते हैं। आंखें छोटी होती हैं और काली होती हैं। नाक इनकी चौड़ी होती है और सुडोल होती है, ठीक है। होठ इनके पतले होते हैं और दांत इनके कैसे होते हैं, बारीक होते हैं। इनकी क्या है, शारीरिक बनावट है। आपको ये सब क्यों याद रखना है और आप कितना याद रखोगी, तो देखिए आपसे वहाँ पर सीधे सीधे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सही है या नहीं है, क्योंकि किस टाइप से, मतलब विशेषताओं में पूछा जा सकता है। भारिया जनजाति की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं या इनकी शारीरिक बनावट, मतलब कुछ भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम बात करें स्त्रियों की, ये तो बात हो गई थी नॉर्मल, ठीक है, साथ ही साथ पुरुषों की। अगर हम बात करें स्त्रियों की, तो एक कृशकाय होती हैं, सुडोल होती हैं और सुंदर होती हैं। अग्रिम पंक्ति के जो इनके दांत होते हैं वो सर्वथा कैसे होते हैं, बारीक होते हैं, ठीक है। ये हमारी शारीरिक बनावट है किसकी, भारिया जनजाति की। अगला हम देखें उत्पत्ति इनकी कैसे होती है, तो ऐसा माना जाता है जो भारिया है, भारिया भार ढोने वाले कहलाते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, भारिया। भारिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान का अभाव। इसलिए भी ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो ये पातालकोट में जहाँ ये निवास करते हैं, ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए ऐसा माना जाता है इन्हें ज्ञान का अभाव है। यानी भारिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ज्ञान का अभाव है। मतलब जो अभी अपन सब एक्चुअल चीज़ें कर रहे हैं, जो अभी मतलब बहुत सारी चीज़ों से अभी हमारी और जो जनजातियां हैं वो जुड़ चुकी हैं, लेकिन ये अभी उन सब चीज़ों से बहुत पीछे हैं, इसीलिए इन्हें सबसे पिछड़ी हुई जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। और जो भारिया जनजाति है गौड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है। जो इनकी गौड़ जनजाति के लोग हैं उनको क्या मानती है, अपना बड़ा भाई मानती है। उत्पत्ति का बाकी कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, आपको बस यही फैक्ट याद रखने। अब हम बात करते हैं भोजन की। हम भोजन की बात करते हैं तो इनका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये मकान को क्या कहते हैं, ढाना कहते हैं। कोरकू जनजाति में भी मकान को ढाना कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, कोरकू जनजाति के साथ साथ वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान को ढाना कहती है, तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति। घर के आंगन में 4 मोटी लकड़ियों का बना बड़ा होता है, जिस पर महुआ या आम की गुठलियों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। प्रत्येक गांव में मेघनाथ खम्भ होता है, भीमसेन और मृतक चेकरा अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनके भोजन की, तो इनका मुख्य भोजन क्या है, पेज है। अगर पूछ लिया जाए वह कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य भोजन पेज है, तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति। या भारिया जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, तो आपको याद रखना है पेज है। जो पेज है ये बनता किससे, मक्का, ज्वारी और कुटकी से ये बनता है। जो आम के बीज होते हैं जिन्हें अपन गुठली बोलते हैं, इनकी रोटी बरसाती भोजन है, मतलब बरसात में ये उसकी रोटी खाते हैं। आप सोच सकते हो, जो आम की गुठली को हम फेंक देते हैं, बरसात में ये उसकी रोटी खाते हैं। ठेठरा भारिया का एकमात्र मीठा पकवान है। भारिया का एकमात्र मीठा पकवान आपको याद रखना है ठेठरा है। अगर हम बात करें इनकी पंचायत की, तो जो गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। जैसे कि हमने आपको कोल जनजाति में पढ़ाया था, आपको हमने बेगा जनजाति में भी पढ़ाया था कि उनके मुखिया किसे कहते हैं, या वंशानुगत है या इन्हें चुना जाता है, हमने सारी डिटेल आपको पढ़ाई थी। तो उसी तरह से आपको इसमें याद रखना है इनकी पंचायत जो होती है, गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, परंपरागत है। पंचायत में 5 पंच होते हैं, कौन कौन। भूमिका जो होता है वो तंत्र मंत्र जानने वाला कहलाता है, जिसे भोपा या वैद्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है परिहार होते हैं। तीसरा कोटवार सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, जो सूचना देने का या चौकीदारी का काम करते हैं, ठीक है, चेक। और बाकी गांव का कोई भी सयाना। तो इस तरह से इनकी पंचायत में 5 पंच होते हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करें इनकी कृषि या काम धंधे की, तो जो भारिया होती है कौन सी खेती करते हैं, आपको याद रखना है ठाइया खेती। देखिए आप याद रख सकते हैं ठठेरा,
ये इनका मीठा भोजन था। वैसे ही ठा से आप याद रख सकते हैं कि भारिया की खेती कौन सी है, ठाइया खेती है। वनोपज संग्रह व जड़ी बूटी संग्रह का ये कार्य करते हैं। देवबहरी घास से ये क्या करते हैं, झाड़ू बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, हम बात करते हैं इनके देवी देवताओं की, तो ये स्वयं को क्या कहते हैं, हम हिंदू हैं। ये मुठवा बाबा गांव के संकट दूर करते हैं। इनके एक मुठवा बाबा है, आपको एक ठा जरूर याद रखना है। ठीक है, ठा, जिससे आप याद रख पाओगे कि ये भारिया जनजाति से रिलेट करता है। ठीक है, जो मुठवा बाबा है ये गांव के संकट को दूर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मुठवा बाबा किनके देव हैं, तो आपको याद रखना है ये हमारे भारिया जनजाति के देव हैं, जो गांव के संकट दूर करते हैं। इनका चौतरा जो होता है गांव की सीमा पर होता है, इधर चौतरा करना है, मतलब इनका जो चबूतरा होता है ये गांव की सीमा पर बनाया जाता है कि भाई ये यहाँ पर है, अब हमारे गांव के सारे संकट कैसे होंगे, दूर होंगे। मेघनाथ खम्भ की बात हमने जो की थी, जो हर गांव में होती है, उसी की ये पूजा होती है। मेघनाथ पूजा जो कब होती है, फागुन माह में होली जलने के बाद। फिर आते हैं इनके बड़ा देव या बूढ़ा देव जो होते हैं ग्राम देवता। दूल्हा देव जो होते हैं घर के रक्षक होते हैं। भीमसेन देवता विवाह का वरदान देने वाले देवता हैं। तो आपको इस तरह से इनके देवता याद रखने हैं, जो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं पर्व और त्योहार की, तो पर्व और त्योहार आपको याद रखने, बिजली बादल और बीज की पूजा का त्योहार है। जो बिजली बादल है ये क्या करते हैं, ये बादल और बीज की पूजा का ये त्योहार है। नवाघानी क्या है, नवाघानी क्या है, प्राथमिक फसल है, जो मतलब पूजा होती है, प्राथमिक फसल की पूजा का त्योहार है आपका नवाघानी। बाकी ये सभी हिंदू त्योहार मनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को हिंदू मानते हैं। हमने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विवाह की। तो विवाह के अवसर पर बिहुआ नामक नृत्य किया जाता है। सबसे पहली बात, बिहुआ नृत्य किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति से संबंधित है। किस अवसर पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है विवाह के अवसर पर किया जाता है। इनमें सगोत्र विवाह नहीं होती है, जैसे कि हमने कल की क्लास में बताया था कि गोत्र में विवाह हो जाती है, लेकिन यहाँ पर गोत्र में विवाह वर्जित है। लेकिन अगर मामा फूफा के लड़के लड़की में विवाह होता है तो ये कैसा माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। भारियाओं में ससुर को क्या कहा जाता है, तो भारियाओं में ससुर को मामा कहा जाता है। साथ ही साथ दुल्हन मूल्य प्रचलित है, जो कि कितना होता है, इधर 6 रुपये कर लेना, का लिखा है 6 रुपये से 12 रुपये तक होता है। दुल्हन मूल्य कितना होता है, 6 रुपये से 12 रुपये तक होता है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विवाह जो होती है भारियाओं में, उनकी कितनी पद्धति, यानी कौन कौन से विवाह हमारे यहाँ फेमस है। तो आपको याद रखना है मगनी विवाह, कल हमने लमसेना विवाह के बारे में बताया था, राजी बाजी विवाह भी हमने बताया था, और साथ ही साथ विधवा विवाह भी हमने बताया था। सिर्फ हमने आपको मगनी विवाह नहीं बताया था, जो हम आज आपको बताते हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं लमसेना, राजी बाजी, विधवा विवाह ये सब कैसी जनजातियों में मनाए जाते हैं या होते हैं, तो आप हमारी कल और परसों की क्लास देख सकते हैं, हमने वहाँ डिटेल से पढ़ा है। अब हम देख लेते हैं मगनी विवाह, जो कि हमने आपको नहीं पढ़ाया है। तो मगनी विवाह घर झड़ाई कहलाता है। चिन्हारी दुल्हन ढुड़ाई प्रथा के नाम से भी इसे जाना जाता है, और बाना छुड़ाना, ये आपके मगनी विवाह के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत तेज सर्दी खांसी है, लेकिन आप लोगों से बोला है तो क्लास तो बनाना है ना। बहुत जल्द आपको हम योजनाओं की भी, और साथ ही साथ हम आपके लिए जो MCQ की सीरीज है वो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अपना ये कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मृत्यु संस्कार की। भारियों में क्या है, प्रायः जो होते हैं शव वो दफनाए जाते हैं, लेकिन पारी समझाने की क्रिया भी किया जाती है। कोटा नंगना की क्रिया होती है। चूड़े पहनाने की प्रथा जो होती है वो चौथे दिन होती है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ गामी रोटी की प्रथा 1, 2 या 10 साल में की जाती है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। मैं एक एक बार बोल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रही। ठीक है, आप पढ़ते जाना, PDF में मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कला परंपरा की। जो रिलीफ वर्क है या देहाती रंग से बने चित्र ये यूज करती हैं। रिलीफ वर्क किससे संबंधित है, किस जनजाति से, तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति। मग रोहन लकड़ी से कलाकृति कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति। इनमें गुदना प्रथा भी प्रचलित है।
मस्तक पर भौहों के बीचों बीच जो आपकी आईब्रोज होती हैं उनके बीचों बीच ही ओम बनाते हैं। ओम आकार गुदवाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है बूल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूल्हा कहते हैं। या ये नाम आपको जरूर याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पाताल कोट में जो गोदनी होती है ओझा महिलाएं गोदती हैं, जबकि गौड़ व बेगा में बदने गोदते हैं। देखिए, हमने कल पढ़ाया था आपको, मतलब परसों की क्लास में बेगा जनजाति के बारे में भी हमने पढ़ाया था, जब बताया था कि इनको गोदना जो गोदते हैं वो कौन गोदते हैं? बदने। लेकिन जो पाताल कोट में गोदना गोदती है वो कौन गोदती है? ओझा महिलाएं। आपको याद रखना है ओझा महिलाएं। अगर हम बात करें नृत्य की, भड़म नृत्य इनमें किया जाता है, इस जिसका अन्य नाम क्या है? भगम नृत्य या भड़न नृत्य कहा जाता है, या गुत्रु। ये कब किया जाता है? गुत्रु विवाह के अवसर पर। ये कब किया जाता है तो आपको याद रखना है गुत्रु विवाह के अवसर पर, मतलब विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये भी भड़म नृत्य का नाम है। एक समूह नृत्य है, एक ऐसा एक ग्रुप डांस है, इसमें 20 से 60 लोग करते हैं। और कौन करते हैं? पुरुषों के द्वारा। सैतम नृत्य या सैलम नृत्य है, जो जैसे कहीं कहीं सैलम देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं सैतम नृत्य देखने को मिल जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है जो आपकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक पुरुष घेरे के बीच ढोलक बजाता है और विवाह के समय करता है। बोली, अगर हम बात करते हैं, ये सैतम नृत्य की बात हो रही थी, अब हम बात करते हैं बोलियों की। वैसे हमने आपको मध्य प्रदेश की सभी बोलियों को बहुत डिटेल के साथ मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में पढ़ाया था। आपको वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में देखने को मिल जाएगी। हमने बहुत डिटेल के साथ बहुत अच्छे से सारी जनजातीय बोलियों को, सारी क्षेत्रीय बोलियों को कवर कराया है। आप जाकर वहाँ क्लास देख सकते हैं, बहुत यूजफुल रहेंगी। अब हम बात करते हैं, यह द्रविड़ मुंडा परिवार की बोली है। पहले तो बोली की बात कर लें हम, सॉरी, बोली की कौन कौन सी बोली? तो भरनोआ बोली या भटियारी बोली, जो भारियों की क्या है? मूल बोली है। यह द्रविड़ मुंडा परिवार की बोली है, आपको याद रखना है। जो आपके भारिया हैं, भारिया आपकी जो मूल, जो उनकी जो मूल बोली थी, ओरिजिनल बोली थी, उसको तो ये भूल चुके हैं, अभी हिंदी मिश्रित बोली बोलते हैं, आपको याद रखना है। युवा ग्रह, इसे क्या कहते हैं? रंग भंग कहा जाता है, भारिया में प्रचलित है। साथ ही साथ हम देखते हैं पटेल क्या होते हैं, इनमें नवजी और लेवी वसूली में शासन की मदद करते हैं आपकी पटेल लोग। और हम अदर फैक्ट देखें, जैसे कि हमने पातालकोट क्या होता है पढ़ाया था, साथ ही साथ हम देखते हैं अगर अभी करंट की सिचुएशन देखते हैं तो पातालकोट में आयोडीन की कमी के कारण वहाँ के निवासियों के गले में घेंगा, इधर घेंदा लिख गया है, आपको कर लेना, घेंगा रोग आम बात है। हम सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है ना, घेंगा रोग। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमने आपको पहले ही बताया था, बहुत पिछड़ी जनजाति है ये, बहुत पीछे है ये, है ना, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है, इसलिए अभी उन्हें ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो इसलिए अधिकतर अभी यहाँ पर घेंघा रोग होना आम बात हो चुकी है। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। स्त्रियाँ जो है वहाँ की लाल रंग की सेदरी साड़ी पहनती है, युवतियाँ जो है वो साया पहनती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमने आज की क्लास में भारिया जनजाति को कवर कर लिया है, और इसी तरह से हमने कल की क्लास में कोल जनजाति को, परसों की क्लास में हमने बेगा जनजाति को कवर किया था। आप जाकर पढ़ सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जा पाए। इसी तरह से हम पूरी 10 यूनिट को कवर कर लेंगे, बस अपना साथ बनाए रखिए। साथ ही साथ अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप सभी जानते हैं जो रेगुलर देखते हैं, हम आपसे एक ही बात बोलते हैं, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, हमारी क्लास को अपनी स्टेटस या स्टोरी पर लगाना है। जब भी कोई क्लास देखते हैं, क्यों लगाएं आप? तो सिर्फ उसका एक छोटा सा रीज़न है, हमारा छोटा सा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं हम जो आपके मतलब क्या बोले निम्न तबके के लोग हैं, या जो मतलब नहीं कर पाते, जिन्हें एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है, उनकी ये छोटी सी हेल्प हो पाए। बाकी हमारा निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है इसमें, आप यकीन मानिए। आप भी हेल्प करके देखिए, अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।